हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12th का चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। और इस चैप्टर के साथ हम स्टार्ट करेंगे 2023 के लिए एक कंप्लीट नया सिलेबस जिसमें हम फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायो को डिस्कस करेंगे, जो आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में आपको हेल्प करेगा। और जो नोट्स मैं आपको यहाँ पे प्रोवाइड कर रहा हूँ, जिसमें मैं आपको समझा रहा हूँ चीज़ों को, वो नोट्स आपको मिल जाएंगे। आपको या तो मैं एक टेलीग्राम चैनल बुलाऊंगा, उस पर आपको इसका लिंक मिल जाएगा, या फिर तब तक आप मुझे व्हाट्सअप करके भी ये नोट्स ले सकते हैं। व्हाट्सअप नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। और एक बात और बता दूं मैं कि ये जो नोट्स हैं मेरे, ये प्रीवियस नोट्स से थोड़े अपडेटेड हैं एनसीईआरटी बेस, लेकिन इसमें मैंने थोड़े बहुत चेंजेस करे हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। अब जब हम बात करते हैं किसी भी ऑर्गेनिज्म की, तो समझना चाहिए आपको कि ऑर्गेनिज्म में हमें पता है कि कोई भी ऑर्गेनिज्म जो होता है उसका सबसे पहले बर्थ होता है, फिर वो अपनी ग्रोथ करता है, अपने फेजेस लाइफ के कंप्लीट करता है, और फिर उसकी डेथ हो जाती है। अब ये डेथ कई तरीके से हो सकती है कि वो कई समय से बीमार था, वो बाइक से कहीं जा रहा था, उसका एक्सीडेंट हो गया। ठीक है, तो ऐसे कई सारी डेथ होती रहती हैं। अब ये जो टाइम पीरियड होता है बर्थ से लेके नेचुरल डेथ तक का, जो भी टाइम पीरियड होता है उसको हम बोलते हैं लाइफ स्पेन। अब आप बोलोगे कि ये नेचुरल डेथ होती क्या है। देखो, होता क्या है, जो भी साइंटिस्ट होते हैं उन्होंने एक एवरेज निकाल रखा है लाइफ का, जो कि हम लेते हैं 65 से 70 ईयर्स ह्यूमन के लिए 65 से 70 ईयर्स जो होती है वो एवरेज एज ली जाती है साइंस के अकॉर्डिंग या साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग। और इसी एज में अगर आपकी डेथ होती है या इससे ज़्यादा एज में आपकी डेथ होती है तो उसको हम नेचुरल डेथ कहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले लाइफ स्पेन के बारे में हम बात करते हैं कि लाइफ स्पेन होता क्या है। ये एक पीरियड होता है, पीरियड बिटवीन बर्थ एंड नेचुरल डेथ। और नेचुरल डेथ मैंने बताया क्या है, एक एवरेज डेथ, एक एवरेज एज है जिसको साइंटिस्टों ने बता रखा है। डिफरेंट ऑर्गेनिज्म हैव डिफरेंट लाइफ स्पेन। अब देखो, अलग अलग ऑर्गेनिजम्स का अलग अलग लाइफ स्पेन होता है। ठीक है, आपने जैसे चूहों को देखा है, उनका लाइफ स्पेन अलग है, चींटियों का लाइफ स्पेन अलग है। आप जानते हैं कि जो हाउस फ्लाई होती हैं घर में, यानी जो मक्खियाँ होती हैं, उनका लाइफ स्पेन अलग होता है। ठीक है, अब एक इम्पॉर्टेंट बात आती है कि लाइफ स्पेन क्या साइज पे डिपेंड करता है। मतलब कि अगर मान लो कोई ऑर्गेनिज्म जितना बड़ा है उसका लाइफ स्पेन क्या उतना ज़्यादा होगा। और यहाँ से नीट में या फिर आपका जो भी एंट्रेंस एग्जाम है सीयूटी का, वहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, इसलिए मैंने यहाँ पे स्टार भी लगा रखा है। तो जो लाइफ स्पेन होता है वो साइज पे डिपेंड नहीं करता, नॉट डिपेंड ऑन साइज। अब इसको हम कैसे समझ सकते हैं, आप यहाँ से समझ सकते हैं कि एक मैंगो का पेड़, एक आम का पेड़ आपने देख रखा है, और एक आपने बनियान ट्री यानी कि बरगद का पेड़ देख रखा है। दोनों का जो साइज होता है ऑलमोस्ट सिमिलर होता है। ऑलमोस्ट क्या होता है, सिमिलर होता है, बट दोनों का जो लाइफ स्पेन होता है वो अलग होता है। इसी तरीके से आपने क्राउ यानी कि जो कौवा होता है और पैरट यानी जो तोता होता है, दोनों को देख रखा है। दोनों का साइज आप देखोगे ऑलमोस्ट सिमिलर होता है, बट जो क्राउ होता है उसका जो टाइम पीरियड होता है वो 20 ईयर्स का होता है, यानी उसकी जो एवरेज लाइफ होती है या एवरेज लाइफ स्पेन हम बात करते हैं कौवे की, वो 20 साल होती है, और जो पैरट होता है उसकी 140 साल होती है। ठीक है, तो आई होप इतना आपको समझ में आ गया। अब हम आगे मूव करते हैं और इस क्वेश्चन का आंसर फाइंड करते हैं कि जो लाइफ स्पेन है वो वेरिएबल क्यों है, अलग अलग ऑर्गेनिज्म का अलग अलग लाइफ स्पेन क्यों है। अब हम बात करते हैं किसकी, कि लाइफ स्पेन वेरिएबल क्यों है। तो देखो, इसके पीछे दो रीज़न हम मान सकते हैं, या एक थ्योरी दी जाती है, थ्योरी ऑफ फेवरेबल एंड अनफेवरेबल कंडीशन। इसमें हम दो कंडीशन लिखते हैं, एक अनफेवरेबल कंडीशन और एक फेवरेबल कंडीशन। यहाँ पे देखो, अनफेवरेबल और फेवरेबल कंडीशन हम जो मेनली लेते हैं वो खाने के बेसिस पे लेते हैं कि खाना उनको फीड करने के लिए पूरा था या नहीं था। ठीक है, organism has short life span and limited reproduction cycle but large number of progeny per cycle। मतलब जब कंडीशन अनफेवरेबल थी, यानी कि जब खाना बहुत कम था, तो उस टाइम पे जो ऑर्गेनिज्म एग्जिस्ट करते थे उन्होंने इस चीज़ को अडेप्ट कर लिया था, और उन्होंने क्या करा, अपने लाइफ स्पेन को शॉर्ट कर लिया था। मतलब उन्होंने अपनी एवरेज लाइफ को कम कर लिया था,
और अपने रिप्रोडक्शन को भी लिमिटेड कर लिया था। रिप्रोडक्शन को लिमिटेड करने का मतलब क्या है कि वो अपनी पूरे लाइफ स्पेन में 1 या 2 बार रिप्रोडक्शन करते थे। बट यहाँ पे एक चीज़ है, लार्ज नंबर ऑफ प्रोजेनी पर साइकिल। वो रिप्रोडक्शन तो लिमिटेड करते थे, यानी मान लो जैसे उनका काफ़ी लंबा लाइफ स्पेन है, मान लो हम यहाँ से ले रहे हैं कि 10 ईयर का लाइफ स्पेन है। अब 10 ईयर के लाइफ स्पेन में वो 1 या 2 बार रिप्रोडक्शन कर रहे हैं, 1 या 2 बार रिप्रोडक्शन कर रहे हैं। बट एक रिप्रोडक्शन में ही वो जो प्रोजेनी प्रोड्यूस कर रहे हैं वो लार्ज अमाउंट में प्रोड्यूस कर रहे हैं, यानी एक ही रिप्रोडक्शन में वो 100 से 200 प्रोजेनी के आसपास प्रोड्यूस कर रहे हैं। ठीक है, ये मैं बस आपको एग्जांपल देने के लिए समझा रहा हूँ, नहीं तो सही में समझ लो कि 200 बच्चे एक ही रिप्रोडक्शन में पैदा कर दिए। ये मैं बस एग्जांपल दे रहा हूँ कि यहाँ पे ये जो लाइन लिखी है उसका मतलब क्या है कि ऑर्गेनिज्म का लाइफ स्पेन शॉर्ट था, तो हमने मान लिया कि चलो 10 साल का है। लिमिटेड रिप्रोडक्शन था, 10 साल में वो 1 से 2 बार रिप्रोडक्शन कर रहे थे, बट हर एक रिप्रोडक्शन में वो लार्ज नंबर ऑफ प्रोजेनी प्रोड्यूस कर रहे थे, यानी एक रिप्रोडक्शन में वो 100 से 200 प्रोजेनी प्रोड्यूस कर रहे थे। ये छोटी चीज इस स्टेटमेंट को जस्टिफाई कर रही है। ठीक है, अब हम बात करते हैं फेवरेबल कंडीशन की, यानी कि जब हमारे पास खाना जब हमारे पास था तब हमारे पास फेवरेबल कंडीशन थी। यहाँ पे क्या हम बात करते हैं कि जो लाइफ स्पेन था ऑर्गेनिज्म का वो इंक्रीज हो गया। अब क्योंकि जब खाना ज़्यादा समय के लिए है तो उनके अंदर एडेप्टेशन आई, उन्होंने अपनी बॉडीज़ में चेंजेस करे और उनका धीरे धीरे लाइफ स्पेन बढ़ने लगा। अब लाइफ स्पेन उनका बढ़ने लगा और साथ ही साथ जो नंबर ऑफ रिप्रोडक्शन थे वो इंक्रीज होने लगे। नंबर ऑफ रिप्रोडक्टिव साइकिल कह सकते हो या नंबर ऑफ रिप्रोडक्शन क्या हो गए, इंक्रीज होने लगे। मतलब कि अब जो लाइफ स्पेन था वो 65 से 70 ईयर का हो गया। इसमें वो कई बार रिप्रोडक्शन कर सकते थे। ठीक है, मान लो 10 से 12 बार रिप्रोडक्शन कर रहे हैं। एक डेटा दे रहा हूँ, नहीं तो कोई ऐसे समझ लो, ये बस एग्जाम्पल के लिए डेटा है। ठीक है, इंक्रीज बट लेस नंबर ऑफ प्रोजेनी पर साइकिल। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा था कि जो रिप्रोडक्शन था वो लिमिटेड था, लेकिन एक ही रिप्रोडक्शन से कई सारी प्रोजेनी बन रही थी। लेकिन जब फेवरेबल कंडीशन आई और लाइफ स्पेन बढ़ा तो हुआ क्या कि जो नंबर ऑफ रिप्रोडक्शन थी, नंबर ऑफ रिप्रोडक्टिव साइकिल थी वो इंक्रीज हो गई। रिप्रोडक्टिव साइकिल इंक्रीज होकर 10 से 12 हो गई, बट एक रिप्रोडक्टिव साइकिल में जो प्रोजेनी प्रोड्यूस होती थी वो 2 से 3 हो गई। ठीक है, या 1 से 3 हो गई, कुछ भी समझ सकते हो, छोटा सा एक नंबर कोई पकड़ लो। एक रिप्रोडक्शन साइकिल में उतनी प्रोजेनी होने लगी। तो ये दोनों स्टेटमेंट आपको आनी चाहिए कि लाइफ स्पेन वेरिएबल क्यों होता है। यहाँ पे फेवरेबल एंड अनफेवरेबल एक थ्योरी दी गई। अब हम बात करते हैं कि सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म जो है इमॉर्टल क्यों होते हैं। अब हमारे दिमाग में क्वेश्चन आता है कि वाई सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म इज इमॉर्टल। सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म जो है वो इमॉर्टल क्यों है, यानी वो अमर क्यों है। अजर अमर आपने ये चीज़ सुनी होगी, वो अमर क्यों है। ठीक है, व्हेन कंडीशन इज फेवरेबल फूड दे कीप ऑन डिवाइडिंग। अब यहाँ पे एक चीज़ समझो कि जब कंडीशन फेवरेबल है, मतलब उनके लिए सफिशिएंट अमाउंट में फूड है जितने में वो सर्वाइव कर सकते हैं, तो वो क्या करेंगे, अपने डिवाइड होते रहेंगे। डिवाइड मतलब ये एक सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है, ये डिवाइड होके इनने 2 बना दिए, फिर यहाँ से डिवाइड होके 4 बन गए। ये कब होगा, जब फूड क्या है, सफिशिएंट अमाउंट में है। लेकिन अगर मैं बात करूं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की, उनका एवरेज लाइफ स्पेन फिक्स होता है। एवरेज लाइफ स्पेन क्या होता है, फिक्स होता है। तो अगर फूड जो है फेवरेबल है, फूड जो है सफिशिएंट है, यानी फेवरेबल कंडीशन है, तब भी वो उस एवरेज लाइफ के बाद उसकी क्या हो जाएगी, डेथ हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पे समझो, मैं एक बार दोबारा से आपको ये चीज़ समझा देता हूँ कि सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म इमॉर्टल क्यों है। देखो 2 तरीके से समझाता हूँ मैं। एक मान लो ये सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, और ये मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है। दोनों को ही ग्रो करने के लिए फूड चाहिए, दोनों को ही ग्रो करने के लिए क्या चाहिए, फूड चाहिए। अब यहाँ पे फूड हमने दे दिया सफिशिएंट। जब सफिशिएंट फूड दे दिया तो ये तो ऐसे भाई डिवाइड होता रहेगा, जब तक खाना खत्म नहीं हो जाएगा ये डिवाइड होता रहेगा। अब इसकी एवरेज लाइफ फिक्स है क्योंकि ये मल्टी सेलुलर है, तो इसकी एवरेज लाइफ क्या है, फिक्स है। इसको आप जितना भी खाना दे दो, ये अपनी एवरेज लाइफ के बाद मर जाएगा। तो ये क्या हुआ, ये इमॉर्टल नहीं हुआ, मतलब जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है वो मॉर्टल हो गया, उसकी मौत फिक्स है। बट यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म का क्या होगा, वो डिवाइड करता रहेगा जब तक आप उसे फूड देते रहोगे, तो वो इमॉर्टल मान लिए गए।
ठीक है। अब यहाँ पे आप ये भी कह सकते हो या आप इस एग्जांपल से भी समझ सकते हो कि आप जो खाना खाते हो, आपका जो डेली फूड है, आप जो खाते हो वो 2 रोटी खाते हो, ठीक है, 2 रोटी खाते हो। अब मान लो आपकी मम्मी ने 10 रोटी बना दी, तो आप 10 रोटी थोड़ी खा लोगे, आप जितनी रोटी खा सकते हो उतनी तो रोटी खाओगे, उसके बाद आपका पेट भर जाएगा। इसी तरीके से यहाँ पे भी है कि जो एवरेज लाइफ है वो फिक्स है, उस एवरेज लाइफ से ज़्यादा आप, अगर आपकी हेल्थ अच्छी है तो आप जी सकते हो, नहीं तो आपकी डेथ तो पक्का है, ठीक है, 5-10 आगे पीछे हो जाता है लेकिन डेथ पक्का होती है। तो इसीलिए हम कहते हैं कि जो सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म होते हैं वो इमॉर्टल होते हैं और जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं वो मॉर्टल होते हैं। अब एनसीईआरटी में कुछ ऑर्गेनिज्म और उनके लाइफ स्पेन दिए गए हैं, आप वो एक बार रीड कर लेना अच्छे से एग्जाम से पहले, ठीक है। बाकी मैं यहाँ पे आपको मैंने कुछ जो इंपॉर्टेंट है वो लिख दिए हैं, जैसे कि रोज का जो लाइफ स्पेन होता है 5 से 7 ईयर का होता है। डॉग जो होते हैं उनका जो लाइफ स्पेन होता है 20 से 25 ईयर का होता है। टर्टॉइज जो होते हैं उनका 100 से 150 साल का होता है। और जो एलिफेंट होते हैं इनका 60 से 90 साल का एवरेज लाइफ स्पेन होता है। अब हम बात करते हैं इस चैप्टर के एक इंपॉर्टेंट टॉपिक की, जिसका नाम है रिप्रोडक्शन। सबसे पहले रिप्रोडक्शन की आपको डेफिनेशन पता होनी चाहिए। रिप्रोडक्शन एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसमें ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस करे जाते हैं जो कि सिमिलर होते हैं अपने पेरेंट्स के, ठीक है। इसका पर्पस क्या है, अगर मैं आपसे पूछूं रिप्रोडक्शन का पर्पस क्या है, तो इसके 2 पर्पस होते हैं। पहला, ये किसी भी लाइफ की कंटिन्यूटी को बनाए रखता है, मतलब ये लाइफ को आगे कंटिन्यू रखता है। एंड सेकेंड, रिप्रोडक्शन का जो पर्पस होता है वो होता है ऑर्गेनिज्म में वेरिएशन लाना, और वेरिएशन से ही एडेप्टेशन आती है, ठीक है। और हम अपने नेचर के साथ मूव ऑन करते रहते हैं। जैसे आपने एक कहावत सुनी होगी कि परिवर्तन ही संसार का नियम है, तो वो परिवर्तन वेरिएशन की वजह से ही आता है ह्यूमन बॉडी में। तो रिप्रोडक्शन के 2 पर्पस है, कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ और वेरिएशन। अब यहाँ पे मैंने फर्स्ट प्रेफरेंस लिखा है, इसका मतलब क्या है, देखो अगर आपके पास क्वेश्चन आ जाए और उसमें दे दिया जाए कि जो पर्पस ऑफ रिप्रोडक्शन इज, ठीक है, और आपको 4 ऑप्शन दे दिए गए कि एक कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ दे दिया, एक वेरिएशन दे दिया और 2 ऑप्शन कोई और दे दिए, ठीक है, और उसमें ऑल ऑफ द अबव नहीं है या इन दोनों को जिक्र नहीं कर रखा, सिर्फ ये ऑप्शन में दे रखे हैं, तो आप करोगे क्या, कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ को प्रायोरिटी दोगे। जैसे कि अगर मान लो आपको 4 ऑप्शन दिए, 1, 2, तीसरा आपको दे दिया सर्वाइवल, ठीक है, तीसरा आपको दे दिया सर्वाइवल, चौथा आपको दे दिया नन ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव। अब आप कौन सा आंसर टिक करोगे, तो इस कंडीशन में आपको कंटिन्यूटी ऑफ स्पीसीज मार्क करना है, ठीक है, कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ को आप पहला प्रेफरेंस दोगे। और अगर मान लो ये ऑप्शन ना देके उसने ऑप्शन चेंज कर दिए, नॉन ऑफ द अबव की जगह उसने लिख दिया बोथ ए एंड बी, तो बोथ ए एंड बी में ए भी आ गया बी भी आ गया, तो बोथ ए एंड बी वाला आंसर मार्क करोगे। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं रिप्रोडक्शन के टाइप की। तो रिप्रोडक्शन 2 तरीके के होते हैं, आप सबने पढ़ रखा है, एक होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एक होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, जिसमें सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, जिसमें 2 पेरेंट या फिर 2 टाइप के गैमेट इन्वॉल्व होते हैं। और ये जो एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का डिवीजन होता है, ये इसी बेसिस पे होता है कि उसमें कितने पेरेंट इन्वॉल्व हैं, ठीक है। चलिए आगे मूव ऑन करते हैं। अब हम बात करते हैं टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन डिपेंड ऑन, मतलब कि जो रिप्रोडक्शन का तरीका है कि वो एसेक्सुअल होगा या सेक्सुअल होगा, या और भी कई तरीके के रिप्रोडक्शन होते हैं जो हमारे सिलेबस में नहीं है। लेकिन यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि जो रिप्रोडक्शन के टाइप्स होते हैं वो इस चीज़ पर भी डिपेंड करते हैं कि जो ऑर्गेनिज्म है उसकी कॉम्प्लेक्सिटी कैसी है, मतलब वो सिंपल ऑर्गेनिज्म है या कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म है, वो कैसा है, इस चीज़ पर भी टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन डिपेंड करता है। जैसे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो है वो बाइनरी फ्यूजन के थ्रू डिवाइड करते हैं, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म अलग तरीके से रिप्रोडक्शन करते हैं। रिप्रोडक्शन इस चीज पे भी डिपेंड करता है कि ह्यूमन की या ऑर्गेनिज्म की इंटरनल फिजियोलॉजी क्या है। इंटरनल फिजियोलॉजी के बेसिस पे भी रिप्रोडक्शन को डिवाइड करा जा सकता है। और फिर एक होता है हैबिटाट। हैबिटाट मतलब वो ऑर्गेनिज्म जिस जगह पे रह रहा है उसको हम बोलेंगे हैबिटाट। तो हैबिटाट के बेसिस पे भी टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन हम कह सकते हैं। करते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, और ये आपको अच्छे से समझना है क्योंकि यहीं से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है
इस चैप्टर से। सबसे पहले हम बात करेंगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बेसिक फीचर्स की, मतलब आप किसी रिप्रोडक्शन को अगर ऑब्जर्व करोगे तो उसको कैसे कहोगे कि वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, उसके लिए वो रिप्रोडक्शन या वो प्रोसेस किन किन पॉइंट को जस्टिफाई करना चाहिए। सबसे पहले हम बात करें तो जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है इसमें सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होता है, मतलब एक ही पेरेंट नई प्रोजेनी बनाता है। सेकेंड पॉइंट ये है कि जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो लेस कॉम्प्लेक्स होता है, मतलब जैसे कि आपने देखा है कि कोई भी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म बाइनरी फ्यूजन करके 2 पार्ट में डिवाइड हो जाता है, तो ये लेस कॉम्प्लेक्स है और ये तेजी से होने वाला प्रोसेस है। तीसरा, इसमें हो सकता है कि गैमिट का फॉर्मेशन हो और नहीं भी हो। गैमिट फॉर्मेशन नॉट इन्वॉल्व और मे बी इन्वॉल्व, जैसे कि आपने पार्थिनोजेनेसिस हनी बी में देखेंगे, ये आप चैप्टर 5 प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस में पढ़ेंगे जब आप हनी बी के सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को पढ़ेंगे। तो हनी बी में पार्थिनोजेनेसिस होती है, तो वहाँ पे गैमिट से ही मेल प्रोजेनी बनती है, गैमिट से ही मेल प्रोजेनी बनती है, क्योंकि जो गैमिट होता है उसमें पार्थिनोजेनेसिस होती है और वहाँ से क्या होता है, मेल प्रोजेनी बनती है, तो वो भी एक तरीके का एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, ठीक है। और वहाँ पे आप देखोगे सिंगल पेरेंट ही इन्वॉल्व होता है मेल प्रोजेनी को बनाने के लिए। लेस वेरिएशन या फिर नो वेरिएशन, अब जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है इससे जो प्रोजेनी बनती है उन प्रोजेनी के अंदर या तो बहुत कम वेरिएशन देखने को मिलती है या फिर वेरिएशन देखने को ही नहीं मिलती। अब एक टर्म आती है और जो पेपर में भी पूछी जाती है, इसलिए यहाँ पे हमने स्टार लगा दिया है, इसका नाम है क्लोन। क्लोन क्या होता है? ड्यूरिंग एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑफस्प्रिंग्स आर जेनेटिकली और मॉर्फोलॉजिकली सेम। होता क्या है, जब कोई भी इंडिविजुअल, कोई भी ऑर्गेनिज्म एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है तो जैसे मैंने बताया वहाँ पे वेरिएशन नहीं होती या फिर बहुत कम होती है। तो अगर कोई प्रोजेनी ऐसी बन रही है जो जेनेटिकली और मॉर्फोलॉजिकली सेम है अपने पेरेंट्स के, तो उसको हम बोलते हैं क्लोन। क्या बोलते हैं? क्लोन। क्लोन के फीचर क्या हैं? जेनेटिकली सेम, नॉर्मली प्रोडक्ट ऑफ माइटोसिस, मतलब कि क्लोन जो होते हैं वो जनरली माइटोसिस से बनते हैं और इसके फीचर्स क्या हैं? जेनेटिकली और मॉर्फोलॉजिकली ये सेम होने चाहिए। अगर हम बात करते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, तो ये कॉमन होता है उन ऑर्गेनिज्म में जो रिलेटिवली सिंपल ऑर्गेनाइजेशन रखते हैं। सिंपल ऑर्गेनाइजेशन कहने का मतलब क्या है? जो मैक्सिममली यूनिसेलुलर होते हैं या फिर उनकी बॉडी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं होती, जैसे कि मोनीरा, ये यहाँ पे मोनीरा आएगा, मोनीरा, प्रोटिस्टा, फंगी, एल्गी, इनमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कॉमन होता है। अब हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के क्या कहते हैं एग्जाम्पल्स और उनकी आगे चीज़ों को पढ़ते हैं जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। अब देखो, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में भी हो सकता है, मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में भी हो सकता है। यूनिसेलुलर एग्जाम्पल है मोनीरा एंड प्रोटिस्टा। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में आप जिनमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ोगे वो मोनीरा, प्रोटिस्टा होंगे। मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में आप जिनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ोगे वो 2 तरीके के हो सकते हैं, एक तो लोअर ऑर्गेनिज्म होंगे, एक हाइयर ऑर्गेनिज्म होंगे। हाइयर ऑर्गेनिज्म मतलब जैसे हम हैं हाइयर ऑर्गेनिज्म, प्लांट्स जो होते हैं एंजियोस्पर्म वो हाइयर ऑर्गेनिज्म में काउंट होते हैं, ठीक है। लेकिन जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो सिर्फ एंजियोस्पर्म्स में होता है, हाइयर ऑर्गेनिज्म में सिर्फ एंजियोस्पर्म में होता है। और एंजियोस्पर्म में जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसको हम वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं? वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कहते हैं। अब लोअर ऑर्गेनिज्म में हम जो पढ़ेंगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, वो हम फंगी में पढ़ेंगे, एल्गी में पढ़ेंगे, स्पॉन्ज में पढ़ेंगे एंड सिलेंट्रेटा में पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम मूव करेंगे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में और देखेंगे उनमें किस तरीके से एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। और ये सारे आपको याद भी करने हैं अच्छे से लिख लिख के, क्योंकि यहीं से क्वेश्चन पूछा जाता है। और इस साल नीट में भी एक क्वेश्चन पूछा गया है जो अभी मैं आपको दिखाऊंगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मोनेरा की, जो कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। तो मोनेरा में जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो 2 तरीके से होता है। कैसे कैसे? एक तो अगर फेवरेबल कंडीशन है, फेवरेबल कंडीशन है का मतलब क्या है? अगर फूड है उसके पास तो वो फिजन के थ्रू डिवाइड होगा। फिजन के थ्रू मतलब ये एक, मान लो मोनेरा या कोई बैक्टीरिया, क्योंकि मोनेरा में बैक्टीरिया ही आते हैं सारे, तो ये क्या करेगा? इस तरीके से डिवाइड हो जाएगा, फिजन कर लेगा अपना, ठीक है।
और अगर अनफेवरेबल कंडीशन आती है तो वो एंडोस्पोर का फॉर्मेशन करता है। किसका फॉर्मेशन करता है? एंडोस्पोर का। इसी तरीके से अगर हम बात करें प्रोटिस्टा की, तो प्रोटिस्टा भी यूनिसेलुलर होता है। अब ये फिजन के थ्रू डिवाइड होता है। अब ये फ्यूजन दो तरीके से करता है, एक तो ये करता है बाइनरी फ्यूजन और एक ये करता है मल्टीपल फ्यूजन। अब ये बाइनरी फ्यूजन और मल्टीपल फ्यूजन को तो हम थोड़ा आगे डिस्कस करते हैं, ठीक है। पहले हम बात कर लेते हैं फंगी की। अब आप बोलोगे कि सर अभी तो आपने कहा कि जो फंगी होती है वो मल्टी सेलुलर होती है, सही बात है, लेकिन फंगी की एक एक्सेप्शन है। क्या? ईस्ट आपने पढ़ा होगा, जिसका एक एग्जाम्पल है सैक्रोमाइसिस सर्विसियाई, जो आप चैप्टर 10 में पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये जो ईस्ट होती है ये यूनिसेलुलर होती है। क्या होती है? यूनिसेलुलर। और ये बडिंग के थ्रू एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करती है। अब ये बडिंग क्या होती है? बडिंग में देखो होता क्या है, जैसे मान लो ये एक कोई ईस्ट है। अब होगा क्या, इसका एक थोड़ा सा पार्ट यहाँ से ना आउटग्रोथ करना चालू कर देगा और फिर ये यहाँ से टूट के एक नई प्रोजेनी बना देगा, ठीक है। तो ये बडिंग कहलाती है। अब हम बात करते हैं फ्यूजन की। अब जैसे मैंने बताया फ्यूजन दो तरीके का होता है, बाइनरी फ्यूजन, मल्टीपल फ्यूजन। और कौन शो करता है फ्यूजन को? प्रोटिस्टा शो करता है। अब बाइनरी फ्यूजन की अगर बात करें कि बाइनरी फ्यूजन कौन कौन शो करेगा, तो जो अमीबा होता है वो बाइनरी फ्यूजन शो करता है किसी भी प्लेन में। यूग्लिना जो होता है वो लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फ्यूजन करता है, और जो पैरामीशियम होता है वो ट्रांसवर्स फ्यूजन शो करता है। ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडनल का मतलब क्या है कि जैसे मान लो ये यूग्लिना है कोई, ठीक है, मैं ऐसे बना दे रहा हूँ क्योंकि डायग्राम आपको सब समझने से मतलब है। तो ये मान लो मैंने यूग्लिना बनाया है। अब यूग्लिना जो अपना बाइनरी फ्यूजन करता है वो इस तरीके से करता है, इस तरीके से लॉन्गिट्यूडनली, ठीक है। और अगर मैं यहाँ पे पैरामीशियम बनाऊं तो जो पैरामीशियम है वो ट्रांसवर्स ऐसे करता है, ठीक है, वो ऐसे अपना फ्यूजन करता है। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। अब अगर मैं बात करूं मल्टीपल फ्यूजन की, तो मल्टीपल फ्यूजन हमें प्लाज्मोडियम्स में देखने को मिलता है, ठीक है। प्लाज्मोडियम आपने मलेरिया पढ़ा होगा, मलेरियम भी प्लाज्मोडियम ही कॉज करता है। और अमीबा जो होता है वो भी मल्टीपल फ्यूजन शो करता है, लेकिन अनफेवरेबल कंडीशन में। ये चीज़ आपको याद रखनी है कि जो हमारे पास अमीबा होता है, जो हमारे पास अमीबा होता है ये मल्टीपल फ्यूजन शो करता है लेकिन अनफेवरेबल कंडीशन में, और नॉर्मल कंडीशन में ये क्या करता है? बाइनरी फ्यूजन शो करता है, ठीक है। अब हम सबसे पहले बात करते हैं कि अमीबा में जो मल्टीपल फ्यूजन होता है अनफेवरेबल कंडीशन में। ये चीज़ मैं बार बार बोल रहा हूँ, इसको दिमाग में घुसा लेना कि अमीबा जो है अनफेवरेबल कंडीशन में मल्टीपल फ्यूजन शो करेगा और फेवरेबल कंडीशन में बाइनरी फ्यूजन शो करेगा, ठीक है। तो ये हमने एक अमीबा बनाया है जिसकी ये सीरोपोडिया है, यानी कि फॉल्स फीट है। अब जब अनफेवरेबल कंडीशन आती है तो ये क्या करता है? अपने सूडोपोडिया को अंदर कर लेता है, अपने सीरोपोडिया को अंदर कर लेता है। अमीबा विड्रो सीरोपोडिया, ठीक है, मतलब उसको अंदर कर लिया। अब इसके बाद होता क्या है? ये एनसिस्टमेंट कर लेता है। एनसिस्टमेंट करने का मतलब क्या है कि ये अपने सारी जो भी इसकी लिविंग थिंग्स है उनको एक जगह पे इकट्ठा करके अपने चारों तरफ, उस लिविंग थिंग्स के चारों तरफ क्या करता है? लेयर्स बना देता है। क्या करता है? लेयर्स बना देता है। और ये जो स्ट्रक्चर बनती है इसको हम बोलते हैं सिस्ट, और ये जो स्ट्रक्चर बनती है इसको हम क्या बोलते हैं? सिस्ट। तो यहाँ पे देखो ये पूरा लिविंग मटेरियल है, इसके चारों तरफ इसने ये 3 लेयर की एक वॉल बना दी है, ठीक है। और यहाँ पे ये पूरा सिस्ट का फॉर्मेशन हो गया। अब ये जो सिस्ट है ये कई सालों तक जिंदा रह सकता है, ये कई सालों तक जिंदा रह सकता है। अब होता क्या है, मान लो ये 300-400 साल जिंदा रहा, 300-400 साल जिंदा रहा, उसके बाद इसको फेवरेबल कंडीशन मिली। अब जब इसको फेवरेबल कंडीशन मिली, व्हेन फेवरेबल कंडीशन कम, तो क्या होगा? इसका ये जो न्यूक्लियस है ये डिवाइड करेगा। क्या करेगा? डिवाइड करेगा, या कह सकते हो मल्टीपल फ्यूजन करेगा। ये मल्टीपल फ्यूजन करेगा। इसके बाद होगा क्या कि ये जो वॉल बनी थी, लेयर बनी थी, इसको तोड़ दिया जाएगा और ये जो स्पोर बने हैं इनको बाहर फेंक दिया जाएगा, और इसको हम बोलते हैं स्पोरुलेशन। और यहाँ से स्पोर बन जाएंगे जिनको हम सूडोपोडिया स्पोर या फिर डॉटर अमीबा कहते हैं। क्या बोलते हैं? सूडोपोडिया स्पोर या फिर डॉटर अमीबा कहते हैं। और ये आगे चल के दोबारा से
अमीबा बनाएंगे जिसका सूडोपोडिया निकलेगा और वो फिर खाने पे फीड करेगा। ठीक है, तो इस तरीके से अनफेवरेबल कंडीशन में जो अमीबा होता है वो मल्टीपल फ्यूजन करता है। अब हम बात करते हैं मल्टी सेलुलर लोअर ऑर्गेनिज्म की। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म की हमने बात कर ली, अब हम किसकी बात करेंगे? मल्टी सेलुलर लोअर ऑर्गेनिज्म की। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं फ्रेगमेंट फंगी की, किसकी बात कर रहा हूं मैं? फंगी की। तो फंगी में होता क्या है? फ्रेगमेंटेशन के थ्रू एक तो वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं एंड दूसरा वो क्या करते हैं? कोनिडिया प्रोड्यूस करते हैं। कोनिडिया क्या होते हैं? एसेक्सुअल स्पोर होते हैं जिनसे वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं। और कोनिडिया प्रोड्यूस कौन करता है? पेनिसिलियम। और ये इस साल नीट 2022 में क्वेश्चन पूछा भी गया है, तो ये याद रखना। ठीक है, स्टार भी लगा देता हूं यहां पे मैं। और मान लो एक क्वेश्चन यहाँ पे वैसे तो इस चैप्टर का नहीं है, वो प्लांट किंगडम आपका बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में फंगी का वो क्वेश्चन है क्या कि ये कोनिडिया बनते कैसे हैं, ये एंडोस्पोर होते हैं या ये एक्सोस्पोर होते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। और अगर आपको पता है तो ये मेरे को कमेंट करके बताओ कि होते क्या हैं। ठीक है, ये आपका होमवर्क है। अब इसके बाद हम बात करते हैं एल्गी की। तो एल्गी में होता क्या है? एल्गी में भी एक तो फ्रेगमेंटेशन होता है, दूसरा जूस्पोर्स का फॉर्मेशन होता है। जूस्पोर्स क्या है? एसेक्सुअल स्पोर हैं जो कि रिप्रोडक्शन करेंगे। और इसका एग्जांपल क्या है? क्लैमिडोमोनाज जो कि जूस्पोर प्रोड्यूस करता है। इसके बाद आते हैं ब्रायोफाइट्स। ब्रायोफाइट्स जो होते हैं वो कई तरीके से रिप्रोडक्शन शो करते हैं, जैसे फ्रेगमेंटेशन, जामा कप फॉर्मेशन एंड बडिंग इन प्रोटोनीमा। अब देखो जामा कप, बडिंग इन प्रोटोनीमा, ये जब हम प्लांट किंगडम डिस्कस करेंगे ना तो उसमें मैं आपको समझाऊंगा, क्योंकि ये यहाँ पे अभी इस चैप्टर का टॉपिक नहीं है। और अगर मैं अभी आपको यहाँ पे समझाता हूँ आप कंफ्यूज हो जाओगे, क्योंकि उसके लिए आपको प्लांट किंगडम के कॉन्सेप्ट आने चाहिए। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं स्पॉन्ज की। तो स्पॉन्ज जो है एनिमल किंगडम को बिलोंग करता है। तो ये जैम्यूल का फॉर्मेशन करता है जो कि एंडोजीनस बड होती है। जैम्यूल कैसी होती है? एंडोजीनस, मतलब बॉडी के अंदर। जैसे मान लो ये स्पॉन्ज है तो इस स्पॉन्ज के अंदर ये बड बनती है। ठीक है, इसलिए इसको बोलते हैं एंडोजीनस। साथ ही साथ जो स्पॉन्ज होते हैं ये फ्रेगमेंटेशन के थ्रू भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं। अब देखिए जो हाइड्रा होता है ये बड फॉर्मेशन करता है, बट इसकी जो बड होती है वो एक्सोजीनस होती है। मान लो ये अगर बॉडी है हाइड्रा की तो इसकी जो बड है वो यहाँ बाहर निकलती है। ठीक है, और स्पॉन्ज में क्या होता है? अंदर निकलती है। तो अंदर निकलती है तो एंडोजीनस, बाहर निकलती है तो एक्सोजीनस। हाइड्रा में एक्सोजीनस बड होती है। साथ ही साथ हाइड्रा जो है फ्रेगमेंटेशन भी शो करता है। जो फ्लैट वॉर्म होते हैं वो रीजनरेशन के थ्रू एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं। ठीक है, तो ये सब चीजें आपको याद होनी चाहिए। अब हम आगे मूव करते हैं और बात करते हैं मल्टी सेलुलर हायर ऑर्गेनिज्म की, कि उनके अंदर जो हमारा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो कैसे होता है। तो जैसे मैंने बताया मल्टी सेलुलर हायर ऑर्गेनिज्म की अगर आप बात करोगे तो हम बात करेंगे एंजियोस्पर्म्स की, जो कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन शो करते हैं। और इनमें जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसको हम बोलते हैं वेजिटेटिव प्रोपगेशन। ठीक है, तो सबसे पहला हम बात करते हैं ट्यूबर फॉर्मेशन। ट्यूबर फॉर्मेशन देखा जाता है पोटैटो में, यानी कि आलू में। ठीक है, और ट्यूबर को यूज भी करा जाता है स्टोरेज के लिए। ट्यूबर को यूज भी करा जाता है किसके लिए? फूड के स्टोरेज के लिए। ठीक है, और चलो मैं आपसे अगर एक क्वेश्चन इसमें और ऐड कर दूं तो आप बताओ पोटैटो किस चीज की मॉडिफिकेशन होती है? पोटैटो किस चीज की मॉडिफिकेशन होती है? ये आपको 11th के कॉन्सेप्ट याद हो जाएंगे इससे। ठीक है, और आपका अच्छा स्कोर होगा नीट एग्जाम में, इसलिए मैं ये क्वेश्चन आपसे एडिशनल पूछ रहा हूं कि पोटैटो किस चीज की मॉडिफिकेशन होती है। इसके बाद अगर मैं बात करूं, सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस, अगर मैं बात करूं कॉर्न की, तो कॉर्न भी एक स्टोरेज स्ट्रक्चर होती है, बट ये क्या करते हैं? ये भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मदद करते हैं। अगर आप कॉर्न की बात करोगे तो कॉर्न ना जमीन के अंदर होता है कुछ ऐसा। ठीक है, ये जब हम मॉर्फोलॉजी पढ़ेंगे तो वहां पे मैं आपको बताऊंगा कि ये किस तरीके से ग्रो करता है। अभी हम यहाँ पे इसको छोड़ दे रहे हैं, इसके आप बस एग्जाम्पल याद कर लो। इसके एग्जाम्पल हैं अमोरफेलस, जिसको हम जमीकंद भी कहते हैं, एंड कॉलकेसिया जिसको हम अरबी भी कहते हैं, और आप सबने ये सब खाई होंगी। इसके बाद आता है बल्बिल। बल्बिल का एक एग्जाम्पल है अगेव। ठीक है, और ये नीट एग्जामिनेशन में पूछा गया है 2-3 बार। ईच बल्ब फॉर्म न्यू प्लांट। बल्बिल में क्या होता है? हर एक बल्ब नए प्लांट बनाने की ताकत रखता है।
इसके बाद हम बात करते हैं राइजोम की। राइजोम होती क्या है, अंडरग्राउंड स्टेम होती है जो स्टोरेज के लिए भी यूज होती है। इसकी हॉरिजॉन्टल ग्रोथ यानी इस तरीके से ग्रोथ होती है। इस पे नोड एंड इंटरनोड प्रेजेंट होते हैं। नोड क्या होता है, ये जो हिस्सा होता है जहाँ से कोई अलग ब्रांच निकल सकते हैं, इसको हम बोलते हैं नोड। और दो नोड के बीच का जो पार्ट होता है इसको हम बोलते हैं इंटरनोड। ठीक है, तो राइजोम में इंटरनोड भी प्रेजेंट होती है। और जो राइजोम होती है ये अंडरग्राउंड होती है, ये आपको याद रखना है। राइजोम के एग्जाम्पल हैं टर्मरिक, जिंजर, बनाना एंड शुगर केन। अब हम आते हैं रनर पे। तो रनर होता क्या है कि जैसे मान लो ये ग्राउंड है, ठीक है, और ये एक प्लांट है, तो इसके यहाँ जस्ट हल्का सा ऊपर, जमीन के हल्के से ऊपर हॉरिजॉन्टल ग्रोथ होती है और फिर नोड से एक नया प्लांट बनता है। नोड पे एक नया प्लांट बनता है और नीचे रूट बन जाती है, तो इसको हम बोलते हैं रनर। रनर के एग्जांपल है आपके ग्रास और स्ट्रॉबेरी। आप देखना ग्रास को, जब आप एक ग्रास को उखाड़ोगे तो उसके साथ 4-5 ग्रास आएगी और देखना वो ऐसे रस्सी से जा रही होगी, और इस रस्सी को ही हम क्या बोलते हैं, रनर बोलते हैं। इसके बाद आता है शकर। शकर क्या होता है, ऑब्लिक ब्रांच ग्रो फ्रॉम अंडरग्राउंड स्टेम। जैसे कि मान लो ये जमीन है, ये कोई प्लांट है और यहाँ पे ये रूट है, ठीक है, ये रूट है। अब होता क्या है, यहाँ ये जो अंडरग्राउंड स्टेम होती है, जो जमीन के नीचे स्टेम का थोड़ा सा पार्ट होता है, यहाँ से एक ऐसे ऑब्लिक ब्रांच निकलती है और ये नए प्लांट का फॉर्मेशन करती है, तो इसको हम बोलते हैं शकर। शकर का एग्जाम्पल है बनाना, पाइनएप्पल एंड क्राइसेंथम। अब हम बात करते हैं स्टोलन की। स्टोलन होता क्या है, जैसे ये ज़मीन है, ये हमारा कोई पेड़ है, मान लो यहाँ नीचे रूट है। अब ये जो स्टेम होती है इसके बेस के पास एक लेटरल ब्रांच ऐसे ग्रो करती है और फिर वो नए प्लांट का फॉर्मेशन करती है। इसका एग्जाम्पल है मिंट एंड जैस्मीन। इसके बाद सबसे एग्जाम्पल आता है, सबसे इंपॉर्टेंट आता है ऑफसेट्स। ऑफसेट्स सबसे पहला बात याद रखना, एक्वेटिक प्लांट्स में देखा जाता है। किस में देखा जाता है, एक्वेटिक प्लांट्स में। होता क्या है यहाँ पे कि ये एक नोड होती है, ठीक है, ये नोड अब इनकी ग्रो करती है, इंटरनोड का फॉर्मेशन करती है और ये वाटर में ऐसे फैलते चले जाते हैं। इनकी नोड से नई लीफ का फॉर्मेशन होता है और नीचे नई रूट का फॉर्मेशन होता है। अब ये जो लीफ का फॉर्मेशन होता है इसको हम बोलते हैं क्राउन ऑफ लीफ, और जो नीचे रूट का फॉर्मेशन होता है इसको हम बोलते हैं टफ्ट ऑफ रूट। ठीक है, तो इनमें जो ये जो इंटरनोड है, दो नोड के बीच में ये जो इंटरनोड है इनके बीच में ये शॉर्ट होती है, ये भी याद रखना है आपको। अब इसके एग्जाम्पल क्या है, इसके एग्जाम्पल है इकॉर्निया, जिसको टेरर ऑफ बेंगल या फिर वाटर हाइसिंथ भी बोलते हैं, एंड सेकंड एग्जाम्पल है इसका पिस्टिया। अब ये ऑफसेट आपको याद रखना है क्योंकि ये बहुत बार पूछा गया है। अब हम टेरर ऑफ बंगाल के बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं कि पिस्टिया को, सॉरी, वाटर हाइसिंथ को या इकॉर्निया को हम टेरर ऑफ बेंगल कहते क्यों हैं। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि इसको इंडिया में लाया क्यों गया या बंगाल में लाया क्यों गया। तो देखो, जो इकॉर्निया प्लांट थे इनके ना फ्लावर बड़े कलरफुल होते थे, लीफ बड़ी अच्छी होती थी, तो इसको एज अ ऑर्नामेंटल लाया गया, मतलब सजावट के लिए, सजावट के लिए लाया गया कि हम इसे तालाब में डाल देंगे तो हमारे तालाब काफ़ी खूबसूरत दिखेंगे, तो इसको उस चीज़ के लिए लाया गया था। बट हुआ क्या, देखो मैंने बताया कलर ऑफ फ्लावर, शेप ऑफ लीफ, इसकी वजह से ये काफ़ी सुंदर दिखता था, इसलिए इसको ऑर्नामेंटल की तरह यूज़ करा जाता था। बट इसने क्या करा, इसका एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता था ऑफसेट्स की मदद से, तो इनने क्या करा, बहुत तेज़ी से एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करा, बहुत तेज़ी से एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करा। अब देखो, कोई भी प्लांट हो उसको ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, ठीक है, तो ये जो प्लांट थे बहुत तेजी से ग्रो करे पानी में, तो इन्होंने ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ा दी और क्या करा, वाटर बॉडी में से सारा ऑक्सीजन खींच लिया, वाटर बॉडी में से सारा ऑक्सीजन खींच लिया। अब जो उस वाटर के अंदर बाकी एक्वेटिक एनिमल्स हैं उनको ऑक्सीजन नहीं मिल रही, तो उनकी डेथ हो जा रही थी, तो इसीलिए इसको टेरर ऑफ बेंगल कहा गया। मतलब इकॉर्निया को हम लाए तो थे सजाने के लिए, लेकिन उसने कुछ इतना भयंकर सजा दिया कि जो एक्वेटिक एनिमल्स थे उनकी डेथ होने लगी। ठीक है, तो ये हमारा जो आज का टॉपिक था एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड लाइफ स्पेन, वो खत्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कवर करेंगे, जो कि एक छोटा सा टॉपिक है क्योंकि उसकी मैक्सिमम चीज़ें
आप सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट में पढ़ोगे। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।